विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत मॉडल में बाहरी जात चल राशियाँ, अंतर्जात चल राशियाँ, तत्समक एवं समीकरण आदि के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं इसकी जो अगली मूलभूत अवधारणा है उसकी ओर। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टॉक एवं प्रवाह। अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इनको समझना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसको अगर हम गलत ढंग से समझ लें अथवा गलत ढंग से इसको इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमें इसको अवधारणाओं को समझ लेना चाहिए कि स्टॉक एवं प्रवाह दोनों ही चल राशियाँ होती है, वेरिएबल्स होते हैं। तो ये घट और बढ़ सकती है। जैसा कि एडवर्ड शपीरो ने कहा है कि स्टॉक वह मात्रा होती है जो समय के एक विशिष्ट बिंदु पर मापी जाती है। देखिए, स्टॉक यानी समय का एक विशिष्ट बिंदु, जबकि प्रवाह वह मात्रा होती है जो एक विशिष्ट समय अवधि के रूप में मापी जाती है। तो जो एडवर्ड शपीरो ने कहा है उसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार, हमें स्टॉक और प्रवाह में दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टॉक की बात करेंगे तो स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी किसी एक विशिष्ट बिंदु पर, समय के एक विशिष्ट बिंदु पर जो मात्रा मापी जाएगी वो स्टॉक होगी। जबकि हम एक समय अवधि में मापेंगे, विशिष्ट समय अवधि, वह एक साल भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है और एक सप्ताह भी हो सकती है, तो उसे हम प्रवाह कहेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में इन से संबंधित अवधारणाओं की भरमार पाई जाती है। स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं हम ले सकते हैं, जैसे देश की कुल जनसंख्या। हम कहते हैं हमारे देश की जनसंख्या 1,30,00,00,000 है या 130 करोड़ है, तो यह स्टॉक की अवधारणा हुई। कब है वो? 1 जनवरी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम लिया है वहाँ, 1 जनवरी 2011। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कुल श्रम शक्ति, कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा को भी हम ले सकते हैं विदेशी मुद्रा कोष की मात्रा, पूंजी का भंडार। ये सब स्टॉक के अंतर्गत आते हैं, जिनकी मात्राएं समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर बताई जाती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ये जून 2020 का आरबीआई का बुलेटिन है, ये उसी में से लिया गया है। तो आप इसमें देखिए कि जनता के पास मुद्रा लिखा हुआ है, इसमें संचलन में नोट, रुपए, सिक्के, फिर आ गया जनता की जमा राशियाँ, फिर नीचे देखिए डाकघर बचत बैंक की जमा राशियाँ, बैंकों के पास मियादी जमाएँ, और फिर आ गया M3, है ना, M1+2 लिखा हुआ है, M3+4, M3+6, M7+8। तो ये आरबीआई जो बुलेटिन जारी करती है उसमें मुद्रा की मात्रा को दर्शाया जाता है। तो ये एक स्टॉक के रूप में दर्शाती है। आप जैसे इस टेबल में देखिए, ऊपर लिखा है मार्च 31 माह के नियत अंतिम शुक्रवार या नियत शुक्रवार की बकाया राशि, यानी जो माह का अंतिम शुक्रवार होता है उस दिन इन जो करेंसी का या इनकी मुद्रा का स्टॉक क्या था वो ये बताया गया है। जैसे 2019-20 में नीचे लास्ट में देखिए 1,72,94,9,476, ये 19-20 में हमारे पास स्टॉक था। इसी प्रकार से जब हम आ जाते हैं अप्रैल, ये देखिए 24 अप्रैल को क्या स्टॉक था हमारे पास, 1,74,43,334। तो इस प्रकार से ये स्टॉक की अवधारणा है जिसमें हम मुद्रा की मात्रा को माप सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल को भारत में जनता के पास जो मुद्रा थी वो थी 24,24,621, सबसे ऊपर देखिए 24,24,621 करोड़ रुपए। तो ये जो 24 अप्रैल को जनता के पास मुद्रा थी, यानी ये स्टॉक है।
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 14 जुलाई 2006 को भारत के विदेशी विनिमय कोष जो है लगभग 162.7 अरब डॉलर अथवा 7,55,011 करोड़ रुपए हो गए थे। इसमें हम SDR जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, स्वर्ण व विदेशी करेंसी परिसंपत्तियां भी शामिल कर सकते हैं। वैसे इसमें विदेशी करेंसी की राशि जो अभी मैंने ऊपर बताया है उसमें 155.7 अरब डॉलर थी। तो ये कुछ जो है स्टॉक के उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से हम कुछ प्रवाह के उदाहरण भी ले सकते हैं। ये इसी बुलेटिन से लिया गया है, ये देखिए, है ना, बुलेटिन जून 2020 से लिया गया है। इसमें सरकारी खाते और खजाने को बताया गया है, यानी राजस्व प्राप्तियों को, पूंजीगत प्राप्तियों को और कुल प्राप्तियों को बताया गया है। तो इस टेबल को देखने से हमें पता चलेगा कि इसमें देखिए 20-21 लिया गया है, फिर लिया है अप्रैल 2019-20, है ना, फिर आगे लिया गया है 19-20। इसमें अनुमानित खाते, संशोधित अनुमान की तुलना में अंतिम खाते का प्रतिशत को हम छोड़ देते हैं। तो ये जो संशोधित अनुमान और अनुमानित अनुमान लिए गए हैं ये पूरे वर्ष के लिए गए हैं, 2019-20 के, एक वर्ष के। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रवाह कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रवाह और स्टॉक दो अलग अलग उदाहरण हैं। स्टॉक में हम समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर हमारे पास मुद्रा की मात्रा कितनी उपलब्ध है या विदेशी मुद्रा भंडार कितना उपलब्ध है, हमारी कुल जनसंख्या कितनी है, हमारी श्रम शक्ति कितनी है, तो उसको हम स्टॉक के रूप में माप सकते हैं। जबकि हम राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जो उदाहरण है जैसे मुद्रास्फीति है, राजस्व की प्राप्तियां हैं या कुल प्राप्तियां हैं, सरकार का कुल व्यय है, सरकार का राजकोषीय घाटा है या राजस्व घाटा है, ये सभी हम पूरे वर्ष के अंतर्गत मापते हैं। तो इसलिए उसे हम प्रवाह कहेंगे। प्रवाह के अंतर्गत हम ले सकते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, निर्यात और आयात की मात्राएं, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, जिन्हें एक निश्चित समय अवधि के आधार पर सूचित किया जाता है। जैसा कि हम इस टेबल के आधार पर कह सकते हैं कि 2019-20 में संशोधित अनुमान के अनुसार सरकार का सकल प्राथमिक घाटा 1,41,741 करोड़ रुपए था, है ना। इस टेबल को देख करके हम कह सकते हैं तो ये प्रवाह कहलाएगा। तो इसमें ध्यान देने की एक बात यह है कि जो बचतें होती है वो स्टॉक होती है और बचत एक प्रवाह होती है। पूरे वर्ष भर हमने कितनी बचत की है वो तो एक प्रवाह होगी, लेकिन समय के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए आज की तारीख में, है ना, आज दिनांक 17 जुलाई 2020 को मेरे बैंक खाते में 2 लाख रुपए नकद राशि जमा है, तो ये क्या हुआ? मेरा स्टॉक हुआ। और इसको मैं ये इस प्रकार से कहूँ कि मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 17 जुलाई 2020 तक मेरे बचत खाते में 1,98,900 रुपये जमा करवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से जो बचतें होती है हमारी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टॉक होती है, और जो एक बचत होती है करने की प्रवृत्ति वो एक प्रवाह होती है। तो वर्ष के अंत में जो पाई जाने वाली सरकारी कर्ज की बकाया राशि है वो तो एक स्टॉक होगी। मान लीजिए एक सरकारी कर्ज हम कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो वो स्टॉक कहलाएगी। और वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाली वृद्धि एक प्रवाह होती है। तो इस प्रकार से जो कर्ज है वो उसकी भी दो अलग अलग धारणाएं होगी, स्टॉक और प्रवाह की। पूंजी जो है हमारे पास वो एक स्टॉक हो सकती है, और वर्ष के अंत में होने वाला जो पूंजी निर्माण है अथवा विनियोग है वो एक प्रवाह होगा। स्टॉक का प्रवाह पर असर पड़ता है, जैसे पूंजी की मात्रा या स्टॉक के ज़्यादा रहने पर नई पूंजी का निर्माण या विनियोग भी अधिक हो सकता है, और पूंजी के स्टॉक के कम रहने पर नया पूंजी निर्माण भी प्रायः थोड़ा ही हो पाता है। मान लीजिए हमारे पास पूंजी कम है तो ऐसी स्थिति में नई पूंजी का निर्माण भी कम होगा। तो इस प्रकार से स्टॉक प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार से ये जो स्टॉक है उनको हम अनुपातों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टॉकों के जो संबंध को हम व्यक्त करते हैं या प्रवाहों के संबंधों को व्यक्त करते हैं, तो जो स्टॉक, ये हमें स्टॉक और प्रवाह के बीच पाए जाने वाले
संबंधों को बतलाता है। उदाहरण के लिए किसी समय के बिंदु पर स्थिर परिसंपत्तियों का कुल परिसंपत्तियों से अनुपात स्टॉकों का परस्पर संबंध बताता है कि किसी समय के बिंदु पर स्थिर परिसंपत्तियां कितनी थी मेरे पास और कुल परिसंपत्तियां कितनी है, तो ये उसका अनुपात बताता है। इस प्रकार तरल परिसंपत्तियों का कुल परिसंपत्तियों से अनुपात देखकर हम व्यक्ति या किसी फर्म की तरलता का अनुमान लगा सकते हैं। प्रवाह के आपसी अनुपात में हम बचत व आय का अनुपात ले सकते हैं, जिसे हम बचत की दर भी कहते हैं। इस प्रकार पूंजी निर्माण विनियोग का आय से अनुपात विनियोग की दर कहलाता है। तो जिस प्रकार से हम बचत की दर निकालते हैं उसी प्रकार से विनियोग की दर भी निकाल सकते हैं। पूंजी निर्माण का विनियोग की आय से अनुपात निकाल लेंगे तो हमारे पास विनियोग की दर आ जाएगी। तो स्टॉक व प्रवाह के बीच भी आपस में अनुपात पाए जाते हैं। अभी ऊपर हमने जो उदाहरण देखे वो थे स्टॉक का स्टॉक के साथ अनुपात, प्रवाह का प्रवाह के साथ अनुपात, लेकिन स्टॉक और प्रवाह के भी आपस में अनुपात पाए जा सकते हैं। जैसे मुद्रा का जो आय प्रचलन वेग है उसको जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय में मुद्रा की औसत पूर्ति है ना, जो अभी इससे पहले वाली टेबल में हमने देखा था माह के अंतिम शुक्रवार को दर्शाई जाती है, का भाग देते हैं। तो उससे हमें मुद्रा के आय प्रचलन वेग को जानने के लिए राष्ट्रीय आय के प्रवाह की अवधारणा में मुद्रा के स्टॉक का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें स्टॉक हो चाहे प्रवाह हो, है ना, उन दोनों के बीच जो अनुपात है या जो अनुपात हमें प्राप्त होता है, इससे कई प्रकार के भ्रम और कठिनाइयों से बचा जा सकता है। तो स्टॉक की अवधारणा जो है एक हम कह सकते हैं कि झील में समय के किसी बिंदु पर पानी की कुल मात्रा को सूचित करती है ना। अभी जैसे बारिश का मौसम है मान लीजिए और कोई झील है या तालाब है, तो उस तालाब में इस समय कितना पानी है, हम कहते हैं कि भाई वो जो एक स्केल लगी होती है वहाँ उसको हम देखकर बता सकते हैं कि 10 फीट पानी है। तो ये 10 फीट पानी जो आज 17 तारीख को वहाँ उसमें उपलब्ध है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। और जब बारिश होगी और उसमें पानी और आना शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 1 महीने बाद 10 फीट से ये 13 फीट हो जाए, तो हम ये कहें कि 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में इसमें जो है पानी 3 फीट बढ़ा है। तो ये 3 फीट क्या हुआ, प्रवाह हुआ, जबकि प्रारंभ में स्टॉक क्या था, 10 फीट। और जिस दिन हम 15 अगस्त के बात करेंगे कि आज दिनांक 15 अगस्त को इस तालाब में पानी 13 फीट है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी समय के विशिष्ट बिंदु पर। इन दोनों का ही अपना अपना अलग महत्व होता है और ये दोनों ही अलग अलग अवधारणा है। इसलिए अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। तो अभी हमने देखा कि स्टॉक वह मात्रा है जो समय के एक विशिष्ट बिंदु पर मापी जाती है। इसको ध्यान रखना है कि जब भी समय का एक विशिष्ट बिंदु यानी कोई तारीख, कोई वार या किसी महीने का अंतिम दिन पर अगर कोई राशि दर्शाई जाती है तो वह राशि क्या होगी, स्टॉक कहलाएगी। और प्रवाह में एक समय अवधि होती है, जब हम एक वित्तीय वर्ष कह सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में, या हम 1 महीने का समय ले सकते हैं, 1 सप्ताह का समय भी ले सकते हैं। तो जब हम एक समय अवधि ले लेंगे तो वो प्रवाह बन जाएगी। अब हम इसके बाद आते हैं वास्तविक और प्रत्याशित चल राशि। प्रत्याशित, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, प्रत्याशा करना। प्रत्याशित चल राशि किसी भी चल राशि की वह मात्रा होती है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है, यानी हम अनुमान लगाते हैं। इसे नियोजित या वांछित राशि भी कहा जाता है। इसे प्लान्ड या डिजायर्ड अमाउंट भी कहा जाता है। यानी हम अगर कोई काम शुरू करें और उससे पहले तय करें कि भाई मान लीजिए मैंने इतने पैसे लगा करके व्यापार शुरू कर रहा हूँ तो मुझे प्रत्याशित लाभ कितना मिलेगा, है ना। तो हम पहले से जिसका अनुमान करते हैं तो वो हो जाएगी प्रत्याशित। इसमें हम विनियोग का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्याशित विनियोग उस राशि को कहा जाएगा जिसके लगने की आशा की जाती है। इसी प्रकार प्रत्याशित बचत भी हम कह सकते हैं। बचत वह राशि होगी जिसके होने की आशा की जा सकती है, यानी हम ये मान सकते हैं
कि भाई वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेरी बचत जो है वो 2 लाख रुपए होगी, तो ये क्या हो गया, मेरी प्रत्याशित बचत हो गई। इसी प्रकार से अगर कोई व्यापारी है और वो धंधे में या उद्योग में पैसा लगाता है, तो वो ये सोच सकता है, पहले से अनुमान लगा सकता है कि भाई मैं इस वित्तीय वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए की राशि विनियोग करूंगा। तो ये हो गया प्रत्याशित, यानी जिसका हम अनुमान पूर्व में लगाते हैं। फिर आ गया आपके वास्तविक चल राशि क्या है। तो वास्तविक चल राशि उसे कहते हैं जो कार्य के अंत में निकलती है। ये वे राशियां होती है जो वस्तुतः पाई जाती है। अभी जैसे मैंने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेरी जो बचत है वो 2 लाख रुपए होगी, ये तो हुआ प्रत्याशित बचत। लेकिन वर्ष के अंत में जब 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो 1 अप्रैल को मुझे पता चलेगा कि मैंने इस वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि बचत की है। मान लीजिए मैंने 2 लाख नहीं करके 1,80,000 की है, तो 1,80,000 रुपये मेरी वास्तविक चल राशि होगी और 2 लाख रुपये मेरी प्रत्याशित चल राशि होगी। प्रत्याशित व वास्तविक शब्दों का उपयोग असंतुलन से संतुलन की तरफ जाने की स्थिति में किया जाता है। यानी हम असंतुलन से संतुलन की तरफ जाते हैं। असंतुलन का मतलब हमें पता नहीं है वास्तव में कितनी बचत होगी, लेकिन हम पहले से अनुमानित करते हैं 2 लाख होगी। अंत में जब हम संतुलन पर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि 1,80,000 रुपये हुई है। जब किन्स ने अपना राष्ट्रीय आय का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उसमें प्रत्याशित विनियोग का प्रत्याशित बचत से अधिक होने पर उसने बताया कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इससे जो विनियोग है उसकी सरप्लस या आधिक्य के कारण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव के जरिए अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है, जिससे आय और बचत दोनों बढ़ते हैं और अंत में वास्तविक या प्राप्त विनियोग की राशि वास्तविक या प्राप्त बचत के समान हो जाती है। तो किन्स के मॉडल में विनियोग व बचत वास्तविक अर्थ में परस्पर बराबर होते हैं। प्रत्याशित अर्थ में भले ही बराबर नहीं हो, लेकिन वास्तविक अर्थ में दोनों ही अंत में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रुपया उधार लेने वाले व उधार देने वाले असली ब्याज की दर के बारे में प्रत्याशित व वास्तविक राशियों के लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए मैंने हाउसिंग लोन लिया है ना, और इस समय ब्याज की दर 8% चल रही है, तो मैंने ये सोचा कि भाई 8% के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए पर 8,000 रुपये सालाना देने होंगे। लेकिन जब 6 महीने बाद मान लीजिए ब्याज की दर में वृद्धि हो गई, तो ऐसी स्थिति में मुझे ज़्यादा राशि चुकानी पड़ सकती है। तो प्रत्याशित तो थी मेरी 8,000 और लेकिन अंत में जाकर के मान लीजिए आ गई 8,200, तो वो हो जाएगी वास्तविक तो हो जाएगी 8,200 और प्रत्याशित थी 8,000। तो इस प्रकार से हमने आज स्टॉक एवं प्रवाह एवं प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित प्रत्याशित एवं वास्तविक चल राशियों के मध्य जो अवधारणा है वो क्या क्या है उसके बारे में समझा है। इनके अलावा हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र BA पार्ट फर्स्ट में जब अध्ययन किया है आप लोगों ने, तो उस समय पढ़ा होगा कुछ स्थैतिक, तुलनात्मक एवं प्रावैगिकी, स्टैटिक, कॉम्परेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये कुछ 3 अवधारणाएं आपने पढ़ी है पहले, इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, या संक्षिप्त रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। स्थितिकी में हम क्या करते हैं, विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक ही समय बिंदु या एक ही समय अवधि से संबंधित होते हैं। इसलिए स्थैतिक विश्लेषण को हम समय रहित विश्लेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ संतुलन स्थापित होता है, उसमें अब समय की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटेंगे वहाँ संतुलन बिंदु होगा और संतुलन स्थापित हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं स्थैतिक संतुलन। दूसरा जब हम लेते हैं तुलनात्मक स्थिति, तो तुलनात्मक स्थिति में हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं। जैसा कि मांग के नियम में हमने बताया, मांग में परिवर्तन हो जाए, है ना, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में से किसी में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र अपने दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है और पुराने पूर्ति वक्र को नए बिंदु पर काटता है जहाँ नया संतुलन स्थापित होता है। तो जब हम इस पुराने संतुलन को और नए संतुलन की आपस में तुलना करते हैं तो इसे तुलनात्मक स्थिति की कहा जाता है।
फिर इसके बाद आता है प्रावेगिक। जो प्रावेगिक या आर्थिक प्रावेगिकी है, उसमें हम जैसे आधारभूत तत्व, जनसंख्या का आकार है, उसकी योग्यता है, प्राकृतिक साधनों की मात्रा है, उपभोक्ता की रुचि जो हमने पहले स्टैटिक में स्थिर मान ली थी, पूंजी है, तकनीकी ज्ञान है आदि, इनको हम स्थिर नहीं मानते हैं और इनको बदला जा सकता है। और इनके बदलने का प्रभाव जो है हम संतुलन पर देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रावेगिक अर्थशास्त्र। प्रावेगिक आर्थिक प्रावेगिकी में हम उस पथ का अध्ययन करते हैं जिस पथ में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं। तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किस रास्ते से गए और किस प्रकार से गए, उसका जो अध्ययन है वो सारा अध्ययन प्रावेगिक का अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने स्टॉक एवं प्रवाह, प्रत्याशित एवं वास्तविक चल राशियाँ, स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी एवं प्रावेगिकी के बारे में अध्ययन किया है। इनके संबंध में आप लोगों के कोई सुझाव या किसी प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हों तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके संबंध में सामान्यतः ये जो मूल अवधारणाएं मैं बता रहा हूँ, इनके संबंध में कई बार छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपको लिख दिया, बताइए नियोजित विनियोग क्या है ना। तो अभी मैंने बताया था प्रत्याशित ही विनियोजित होता है, तो उसमें हमें प्रत्याशित विनियोग के बारे में भी बतलाना है। आ जाए कि अगर वास्तविक बचत क्या है बताइए, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। स्टॉक एवं प्रवाह के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि स्टॉक किसे कहते हैं या प्रवाह किसे कहते हैं, स्टॉक का कोई उदाहरण दीजिए, प्रवाह का कोई उदाहरण दीजिए, प्रत्याशित विनियोग का उदाहरण दीजिए, वास्तविक विनियोग का उदाहरण दीजिए, स्थितिकी का उदाहरण दीजिए, या कह दे प्रावेगिकी का उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको अपने हिसाब से अपने नोट कीजिए, लिखिए, और किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप संपर्क कीजिए।